हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू विजुअल लर्निंग। आज के लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा पिछले लेक्चर का रिवाइज करना चाहूँगा। तो पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? पिछले लेक्चर में हमने देखा कि जब बिजली कड़कती है या फिर थंडरबोल्ट जैसे बारिश के टाइम में हमको देखने को मिलता है, चाहे वो हो या फिर कोई बैक बेंचर किसी को करंट दे रहा हो, कोई शरारत कर रहा हो, और जो हमारे बाल खड़े हो जाते हैं, सपोज जैसा आप देख पा रहे हैं, ये भी हमने डिस्कस किया। एंड दिस एवरीथिंग इज गवर्न बाय द सेम प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स, जो कि स्टडी किया हमने अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब बेसिकली ये सब कुछ होता है चार्ज की वजह से होता है, ये हमने पिछले लेक्चर में देखा। और ये जो चार्ज है, जब हम इसका स्टडी करते हैं, स्पेशली कब, जब वो रेस्ट पे है, तो वो हमारा कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, तो हमने ये देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। और चार्ज को एकदम साइंटिफिक वे में समझने से पहले हमने देखा एटम के बारे में, और एक बार कुछ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी हमने देखी, जैसे मास क्या होता है और उस पर इलेक्ट्रॉन अगर है तो उस पर चार्ज क्या होता है, वो भी हमने देखा। उसके बाद फिर हम सिस्टमेटिक वे में थोड़ा हिस्ट्री में गए और देखा कि ये कोई थेल्स बाबू थे जिन्होंने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एम्बर को रब करके उन्होंने मैग्नेट की तरह कुछ चीज़ों को उठा के दिखाया। अब ये एम्बर क्या था, ये भी हमने देखा। एम्बर लिटरली इलेक्ट्रॉन ही उसका मीनिंग होता है, सिर्फ के है उसमें, और इसी से आया है हमारा शब्द इलेक्ट्रिसिटी। और इस एम्बर से हमने मूवी भी देख ली, जुरासिक पार्क। बाय द वे ये पहला हॉलीवुड का मूवी था जो हिंदी में डब होके इंडिया में आया था। ओके, पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कुछ इसके बारे में। एनीवेज, तो आफ्टरवर्ड व्हाट वी डिड, फिर थेल्स बाबू से इंस्पायर होके लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उसमें से एक था ग्लास रॉड का एक्सपेरिमेंट, जिससे हमको ये पता चला कि दो टाइप्स के चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज। लेकिन ये बताने का काम किसने किया था? तो ये बताने का काम इन भाई साहब ने किया था, जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, उस समय के काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सन। और डॉलर पे उनका फोटो है, पर वो प्रेसिडेंट नहीं है, ये भी मैंने आपको बताया था, पर प्रेसिडेंट से कम भी नहीं है बाय द वे। एनीवेज, आफ्टर दिस हमने देखा कि अगर हमें किसी बॉडी में चार्ज है कि नहीं अगर पता करना है, तो उस केस में हम इस एपरेटस को यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सा एपरेटस है, इसको कहते हैं गोल्डलिफ इलेक्ट्रोस्कोप। आफ्टर गोल्डलिफ इलेक्ट्रोस्कोप फिर हम आ गए कंडक्टर और इंसुलेटर में, कि कंडक्टर जो होता है इट्स समथिंग विच इज़ हैविंग प्लेंटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर, इसलिए वो हमेशा रेडी होते हैं करंट को ट्रांसफ़र करने के लिए। वेर एज इंसुलेटर का ऐसा नहीं होता, या फिर वो नॉन कंडक्टर होते हैं, हमारे सेफ्टी के लिए वो भी ज़रूरी है। आफ्टर दिस हमने आखिरी में ये कैलकुलेट किया कि कितना टाइम लगता है एक कूलम चार्ज जनरेट होने के लिए। अगर हम 100 करोड़ इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली ट्रांसफ़र करें हर सेकंड, तो बहुत वेट करना पड़ा। एक्चुअल में उसको लगता है तकरीबन 200 साल, ये हमने पिछले न्यूमेरिकल में देखा। तो हमने एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया। अब हम आगे सोच रहे हैं कि क्या करें, तो मैं आगे की स्टोरी आपको बताने जा रहा हूँ, और ये स्टोरी है थोड़ी सीरियस। लेट्स सी कि क्या है स्टोरी। इफ़ यू रिमेंबर आवर लास्ट लेक्चर एंडेड एट दिस सीन। तो ये एक सीन है, एक मूवी का सीन है, जो 1931 की मूवी है मेरे ख्याल से, फ्रैंकेनस्टाइन नाम की एक मूवी थी। तो इसमें क्या दिखाया गया है ये देखो। ये जो मूवी है इसमें एक ये पागल साइंटिस्ट होता है जो क्या करता है, डेड बॉडीज़ को लेके उनके पार्ट जो है जोड़ जोड़ के वो एक पूरी बॉडी बनाता है, और उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा के, वो भी कैसे, डायरेक्टली, ओके, उसको छत पे ले जाके इलेक्ट्रोड लगा के उसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा के उसे वो ज़िंदा करता है। ये एक्चुअल में इंस्पायर्ड है एक नावल से, जो नावल लिखी गई थी 1818 में, और उस टाइम का वो बहुत सेंसेशनल स्टोरी था, यानी लोगों के लिए न्यू फियर अनलॉक्ड, इस टाइप का सिचुएशन था। पर मेरा सवाल ये है कि ये जो फिक्शन लग रहा है आपको, यानी फिक्शन ही है ना, ऐसा थोड़ी कोई ज़िंदा हो जाता है, बट लेट मी टेल यू, ये एक ट्रू स्टोरी पे आधारित है, उसी को हम देखने जा रहे हैं। तो अगर आपको इसको ठीक से समझना है तो हम इसे दो पार्ट्स में देखेंगे। जो पहला पार्ट है उसको मैं कहता हूँ आर चैप्टर 1, एंड इट स्टार्ट्स विथ मर्डर मिस्ट्री, लिटरली। तो हुआ ऐसा था कि दिसंबर का टाइम था 1802 में, कड़ाके की सर्द पड़ी थी लंदन में। तो वहाँ पे एक कैनल है,
वो जो कैनल है उसका नाम है ग्रैंड यूनियन कैनल। वहाँ पे 6 दिसंबर को एक बच्ची की लाश मिलती है। फिर पुलिस वाले 3 दिन तक बहुत ढूंढते हैं और एक लेडी की लाश भी मिलती है। और ये मिलने के बाद पूरे लंदन में, यूरोप में डिस्कशन शुरू हो जाता है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, ये सुसाइड था या फिर मर्डर था। तो ये जो लाश मिली थी वो लेडी का नाम था जेन फॉस्टर और उसकी जो बच्ची थी वो थी लुइजा फॉस्टर। ये होने के बाद उसे एक लेडी आइडेंटिफाई कर लेती है, बोलती है ये तो हमारी पड़ोसी है। और बस आनंद देखा न फानन, आनंद फानन में लोग जॉर्ज फॉस्टर यानी पुलिस वाले जॉर्ज फॉस्टर को पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर ट्रायल भी हो जाता है तुरंत 12 जन 1803 को, और उसे फांसी की सज़ा दे दी जाती है एक बहुत ही बदनाम प्रिजन में जिसका नाम है न्यूगेट प्रिजन इन लंदन 1803। आप टाइमलाइन देख रहे हो, दिसंबर में 9 दिसंबर सेकंड डेड बॉडी मिलती है और तुरंत महीने भर के अंदर ही उसको फांसी की सज़ा, जबकि उसके पास प्रूफ होता है कि उसने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है और वो यहाँ पे था ही नहीं जब ये सब कुछ हुआ। बट स्टिल कोई उसकी बात सुनता नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? ये बहुत मिस्टीरियस चीज़ है। आप इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री भी देख सकते हो बाय द वे। तो 17 जन 1803 को यहाँ पे उसको पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। उस टाइम पे ये जो फांसी वासी देते थे ना, तो वो ऐसा अलग थलग नहीं होता था, वो पब्लिक में किया जाता था एज अ डार्क एंटरटेनमेंट। लोग आके उसको देखते थे, एंजॉय करते थे इन चीज़ों को। तो काफ़ी डरावनी चीज़ें थी उस टाइम पे। तो एनीवेज ये हो जाता है जॉर्ज फॉस्टर एग्जीक्यूट। अब ऐसा क्यों हुआ कि कहीं पे डेड बॉडी मिलती है और विद इन अ मंथ किसी को फांसी की सज़ा दे दी जाती है? क्या हमारे सिस्टम इतने एफिशिएंट है? वाई सो फास्ट ट्रायल? ऐसा क्यों हुआ? तो इसकी कहानी अभी नहीं, इसकी कहानी शुरू होती है तकरीबन 2 दशकों पहले, यानी कि 20 साल पहले। बिलीव मी, हम फिजिक्स ही पढ़ रहे हैं, ओके? तो 20 साल पहले और सब सच है, कुछ भी इसमें से गलत बात नहीं है। तो हमारा 20 साल पहले का अगर जानना है तो ये है हमारा चैप्टर 2, एनिमल वर्सेस मेटल। क्या हुआ था एनिमल वर्सेस मेटल में, इसको समझते हैं। तो सीन ऐसा है कि 1780 की बात है। 1780 में एक लैब में, अब इमेजिन कीजिए कि एक लैब है जहाँ पे कोई साइंटिस्ट है जो उसके ऊपर डिसेक्शन कर रहा है, कुछ कर रहा है, बहुत सारे मेंढक मरे पड़े हुए। और ये जब एक्सपेरिमेंट चल रहा था, उस एक्सपेरिमेंट के टाइम एक ब्रास का हुक लेके नर को मेंढक के पकड़ा हुआ था और फिर स्टील का एक जो कट करने का चाकू होता है उनका, स्कैल्प कहते हैं उसको शायद, वो उसको टच करते ही, पैर को टच करते ही उसका पैर ट्विच होता है, हिलने लगता है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ये भाई था अपना 1780 में कर रहा था, ये वाला बंदा जिसका नाम है लुइजी गलवानी। काफ़ी स्किल्ड सर्जन, और इसका नाम अभी भी लिया जाता है। आपको थोड़ी देर में पता चलेगा ही क्यों। तो ये बंदे ने मेंढक के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते वक्त ये देखा कि ये टच करने पे क्या है, मेंढक जो है ऐसा एक्ट कर रहा है जैसे वो ज़िंदा है। तो उसने सोचा कि पक्का कुछ ना कुछ तो इसके पीछे रीज़न होगा, कोई तो चीज़ होगी। तो उसने उसको नाम दे दिया एनिमल इलेक्ट्रिसिटी, और इस तरीके से एनिमल इलेक्ट्रिसिटी का उसने पब्लिकेशन भी कर दिया। और जो ज़बरदस्त हिट हुआ कि सब लोगों के ज़बां पे इसका ही नाम था, फुल चर्चा चलती थी कि एनिमल इलेक्ट्रिसिटी है, एनिमल इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ तो चीज़ है। अब 1780 की बात है। उसके बाद फिर ये चलते रहा और ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके डेमोन्स्ट्रेशन देते रहा अलग अलग जगह पे। पर एक बंदा था जिसे लगा, जिसने इसको चैलेंज किया, क्योंकि उसे लगता था कि ये सब फालतूपना है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअल में ये अलग अलग मेटल टच करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है, ना कि ये किसी एनिमल की इलेक्ट्रिसिटी है। तो फिर ठीक है। तो ये जो था, इसने 1800 में काफ़ी मशक्क़त के बाद दुनिया को एक ऐसा अरेंजमेंट करके दिखाया जिसको बोलते हैं वोल्टाइक पाइल्स, और उसने दुनिया की पहली बैटरी हमको दी। अब आप सोचिए, एक मरे हुए मेंढक के ऊपर चल रहे एक्सपेरिमेंट से इसको अपोज करने के लिए भाई ने बैटरी बना दी। सोचिए आप। तो ये जो बैटरी का जन्म हुआ वो इस तरीके से हुआ। 1800 सेंचुरी में उसने प्रूव करके दिखाया कि ये कोई एनिमल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है,
ये एक्चुअली मेटल इलेक्ट्रिसिटी है। दो अलग अलग मेटल, जिंक और कॉपर, विद द हेल्प ऑफ सेपरेशन, कुछ कार्डबोर्ड या कपड़ा उसने एसिड या सॉल्ट में डुबो के बीच में रखते 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 ही फर्स्ट शोन द वर्ल्ड दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड कंटिन्यूअसली। फिर वो अपना एक्सपेरिमेंट लेके जाता है। अच्छा, बाय द वे, इसका नाम है अलेक्जेंड्रो वोल्टा। आज भी आप जो वोल्टेज गिनते हो उसका यूनिट वोल्ट इसी के नाम से रखा है। फिर वो जाता है अपना जब फ्रांस का जो एम्परर था उस टाइम पे, ही वॉज नेपोलियन बोनापार्ट, 1801 में वो उसे अपना डेमोस्ट्रेशन दिखाता है और डेमोस्ट्रेशन दिखा के शो करता है कि एनिमल इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं होती सर, ये जो है ये एक साइंटिफिक फिजिक्स का ही आउटकम है जो चार्ज की वजह से होता है, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। तो उसने वो डेमोस्ट्रेशन देने के बाद भी इसे इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली। इस पता है क्यों? क्योंकि जो हमारा लुइजी गलवानी था उसने ये बोला, उसका जो असिस्टेंट साथ में खड़ा था वो था उसका भतीजा, चाचा भतीजा थे ये लोग। तो ये जो असिस्टेंट था ये बहुत स्ट्रांग बिलीवर था उसके अंकल का, और 1803 में उसने कुछ ऐसा करके दिखाया कि लोग शॉक रह गए, दंग रह गए, और वो था बंदा ये, इसका नाम है जियोवानी अल्डिनी। तो इसने ऐसा क्या किया, ये अपने अंकल का काम आगे लेके गया। अंकल ने मेंढक से चालू किया, ये भाई साहब रुके नहीं, इन्होंने तो जहाँ पे जो मिला सबको करंट देना चालू कर दिया। जैसे कहीं पे अगर डेड बॉडीज़ मिल रही है, दो करंट। डेड बॉडीज़ क्या, अगर गाय, कुत्ता, बिल्ली, सूअर जो भी मिला उसका सर कट करो, करंट दो, बॉडी को करंट दो। ऑब्वियसली करंट देने पे अगर वो फ्रेश है तो नर्व्स की वजह से थोड़ी मूवमेंट देखने मिलती थी, और ये पब्लिकली किया करता था। तो हमारे सेल वाला जो था बैटरी, उसको तो नहीं मिली पॉपुलैरिटी, पर ये बहुत नाम कमा रहा था उस टाइम पे। इसने 1803 में अटेम्प्ट करने की कोशिश की कि क्या हम किसी को ज़िंदा कर सकते हैं, और बिलीव मी, ये वही बंदा है जो कोशिश कर रहा था कि जॉर्ज फॉस्टर को जल्द से जल्द फांसी हो जाए। इसके लिए ये रिकॉर्ड में भी है कि इसने मिस्टर पास नाम के जेलर को रिश्वत दी थी कि जल्दी जल्दी इस केस को निपटाओ और मेरे को फ्रेश बॉडी ला के दो। जैसे ही वहाँ पे 1803 में 17 जनवरी को उसकी डेथ होती है, एग्जीक्यूट किया जाता है, तुरंत उसको पास ही में एक नया कॉलेज खुला था, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स, 1800 में, वहाँ के थिएटर में लेके जाता है, क्या कहते हैं उसको, 1803 में वहाँ पे उसे पहुँचाया जाता है डेड बॉडी को ऐसे। और वहाँ पे जो शुरू होता है वो उसके चाचा के नाम पे, यानी गैल्वेनिज्म, और उसे इलेक्ट्रोड घुसाए जाते हैं उसके गले में, सर में, बॉडी में, एंड देन दे स्टार्ट गिविंग इट करंट, शॉक देना शुरू करते हैं उसको। अब कमाल की बात ये है, जो इसका राइवल था कौन, वोल्टा, उसने जो बैटरी बनाई थी वही यूज़ कर रहा है भाई। तो ये वोल्टा की ही बैटरी यूज़ करके इसको करंट दे रहा है। लोगों ने जो देखा वो देख के वो शॉक रह गए, और कुछ तो यानी ऐसा बोला जाता है कि आफ्टर डेमोस्ट्रेशन एक बंदे को तो हार्ट अटैक आके मर भी गया वो देख के, क्योंकि उसका सीन ही कुछ ऐसा था। मुर्दे ने आँख खोल दी, जबड़ा हिलने लग गया, उसके हाथ पांव हिलने लग गए, और अचानक वो आधा उठ के भी बैठ गया। इतना भयंकर सीन देखने के बाद तो भाई क्या बोलना फिर। एंड आफ्टरवर्ड पूरे यूरोप में सिर्फ यही चर्चा चल रही थी गैल्वेनिज्म की। अब यहाँ पे ये जो स्टोरी है, या फिर दो चार एडल्ट लोग बात कर रहे हैं, तो बच्चों को नहीं सुनना चाहिए ये सब, पर एक 5 साल की बच्ची इस इंसिडेंट के बारे में सुन लेती है, और उसे उसके 13 साल बाद 1816 में एक सपना आता है कि कोई साइंटिस्ट है जो मुर्दों के पार्ट जोड़ जोड़ के क्या कर रहा है, उसे करंट दे रहा है, और उसकी वजह से वो जिंदा हो गया है। और ये जो लेडी थी, इसी लेडी ने इस रियल स्टोरी से इंस्पायर होके जो सपना देखा था उसके ऊपर एक नॉवल लिख दी जिसका नाम था फ्रैंकेस्टाइन। और इस तरीके से ये जो लेडी है, इस लेडी ने 1880 में फ्रैंकेस्टाइन लिखा। तो ये काफ़ी फेमस कैरेक्टर हुआ आगे चल के, और काफ़ी डरावना भी था, काफ़ी लोग डर रहे थे। तो मैं आपको इसके पीछे का फिजिक्स ही बता रहा हूँ। फिजिक्स ये बता रहा हूँ कि उसके पहले मैं एक लास्ट चीज़ पूछ लेता हूँ कि अगर हम कभी किसी को वापस ला सके तो क्या हमने वो करना चाहिए? यानी अगर टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई कि मरने के बाद भी हम वापस ला सके तो क्या हमने करना चाहिए?
बड़ा खतरनाक सवाल है ये, मैं नहीं पूछ रहा हूँ, जिसने नॉवल लिखी थी उसी ने पूछा है। एनीवेज, तो इसके बाद फिर मेरा सवाल ये है कि भाई ये सब कुछ हुआ तो इसमें क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इज़ आवर बॉडी कंडक्टर, ये तो हमारे सिलेबस में भी है। तो यस, आवर बॉडी इज़ कंडक्टर। उसके पीछे रीज़न है, उसके पीछे रीज़न क्या है कि आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 70% ऑफ वाटर, और स्वेट जो होता है उसमें सॉल्ट होते हैं, हमारे बॉडी में आयंस है, आयन है, तो इन सब चीज़ों की वजह से आवर बॉडी इज़ अ कंडक्टर। लेकिन इफ़ आवर बॉडी इज़ ड्राई, जैसे स्किन जो है यहाँ पे अगर डेड सेल्स से बनी होती है, डेड सेल्स होते हैं काफ़ी इसके ऊपर, तो उस केस में ये एक रजिस्टर की तरह एक्ट करता है। यानी मॉइस्ट बॉडी अगर देखा जाए तो 1000 ओम तक के अगर होगा उसका रजिस्टर, तो ड्राई बॉडी का 1,00,000 ओम तक के चला जाता है, यानी कि 9 वोल्ट वगैरह का बैटरी का झटका भी नहीं लगेगा आपको, इस तरीके से। तो आवर बॉडी इज़ अ कंडक्टर, ऑलराइट। तो ये सब कुछ किसकी वजह से हो रहा था बाय द वे, ये आपने इतना कुछ सुना, तो इसकी कहानी घूम फिर के इसी के पास आती है, हमारे चार्ज के पास। तो अब हम इतना समझ चुके हैं कि ये सब कुछ जो हुआ उसमें 2 टाइप के चार्जेस रहे हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है एक दूसरे को कैंसिल भी करते हैं, इतना तो आप जानते हो। लेकिन मैं इससे कहीं कुछ इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, और वो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर ये चार्ज इतने कांड कर सकता है तो इसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक तो स्टडी करनी ही चाहिए। तो इसके स्टडी में हमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देखना है, और इसमें जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है वो है, एक है एडिटिविटी, सेकंड इज कंजर्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड थर्ड इज क्वांटाइजेशन। ये 3 गोल्डन रूल है, आप इसको हमेशा याद रखिए। काफ़ी सिंपल है, आपको बिल्कुल पता भी नहीं चलेगा कि ये कब हो गया कंप्लीट। तो इसमें 1 बाय 1 करें, ठीक है। तो पहला जो रहेगा दैट इज़ एडिटिविटी, काफ़ी सिंपल है। अगर आपको टोटल चार्ज पता करना है किसी भी चीज़ पे, तो सिंपली सारे चार्जेस को आप ऐड कर दो, जैसे आप नॉर्मली एडिशन करते आ रहे हो बचपन से। तो दिस इज कॉल्ड एज एडिटिविटी प्रॉपर्टी। तो आप चार्ज को ऐड कर सकते हो। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, जस्ट लाइक मास, जैसे मास स्केलर क्वांटिटी होती है। आपने 2 किलो का कुछ खरीद लिया, सपोज अनियन ले लिया, और फिर भैया 3 किलो ना आप पोटैटो भी दे दो, बटाटे भी दे दो, चलो फिर आपने ले लिया साथ में, तो 5 kg हो गया। वैसे ही बस चार्ज भी वैसे ही ऐड होता है। सिर्फ एक दिक्कत है, दिक्कत क्या है कि जो मास होता है, मास आप कभी ऐसा करते हो क्या, -2 किलो करो, -2 किलो ऑनियन देना, ऐसा नहीं हो सकता। इट हैज़ टू बी पॉजिटिव। हाँ, आप 3 किलो बटाटे ले चुके हो तो माइनस कर सकते हो, बट यू कैनॉट बिगिन विथ सेइंग कि -2 किलो देना, तो आपको ही देना पड़ेगा उसको, कहाँ से लाओगे। तो मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेकेंडली, जो चार्ज है वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सिंपल सा न्यूमेरिकल करके देखते हैं, यानी बहुत ही हल्का न्यूमेरिकल है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने के लिए। ओके, यहाँ पे देखो मैंने एक सिस्टम ले लिया है, ये सिस्टम में कुछ चार्जेस है, और चार्जेस कहाँ हैं, यहाँ जो रेड में दिख रहा है आपको +1 +2 +4, ये पॉजिटिव चार्जेस है, और जो ब्लू में दिख रहा है वो नेगेटिव चार्जेस है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला जो हमारा टोटल चार्ज होगा दैट विल बी सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस। तो अब रेड वाले जो है उसको जमा कर लो। फॉर एग्जांपल एक +1 है, उसके बाद फिर +2 है, उसके बाद फिर ये चलो 3 ले लेते हैं फिर, पर ये माइनस में है तो आपको उसको -3 लेना पड़ेगा। फिर कौन है +4, आफ्टरवर्ड -5। नाउ इफ यू ऐड दिस, अगर आप इन सबको ऐड कर देते हो तो 1 + 2 3, 3 - 3 0, और फिर 0 हो गया, छोड़ दो, 4 - 5, तो इट इज कमिंग आउट टू बी -1। सो दैट्स वाई यहाँ पे टोटल चार्ज कितना लिखा है -1। सो इस तरीके से काफ़ी सिंपल आपको ओवरऑल कितना चार्ज है सिस्टम पे ये पूछा जा सकता है, पर इतना इजी शायद ही कोई पूछेगा। तो एनीवेज, तो ये समझ गए आप एडिशन कैसे करना है चार्जेस का, प्लस माइनस जो भी साइन है वो लेके आप उसको जैसे ऐड करते हो ना, नॉर्मल 1 + 2 -3, वैसे ही इसको करना है। ऑलराइट, ये था हमारा एडिटिविटी। अब इसकी जो नेक्स्ट है प्रॉपर्टी वो है कि चार्ज कंजर्व हो जाता है। अब ये कंजर्वेशन क्या है एक एनिमेशन से समझते हैं। उसके लिए हमें एक आइसोलेटेड सिस्टम लगेगा। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब बाहर की दुनिया से थोड़ा अलग। तो ये हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें ना चार्ज ऐड हो रहा है ना सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है द टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, यानी इसके अंदर जितना चार्ज है उतना ही रहेगा। आइए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। लेट्स से कुछ चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक क्यूब से स्फीयर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है।
जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है उसके ऊपर प्लस चार्ज डेवलप हो रहा है और इसके ऊपर माइनस डेवलप हो रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल, यानी कि ना हम क्रिएट कर रहे हैं ना डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने की वजह से चार्जेस डेवलप हो रहे हैं। तो इसको एक सिंपल थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। तो एक ए ब्लॉक ले लेते हैं, बी ब्लॉक ले लेते हैं, इन दोनों को हम रब करते हैं। आपको पता है रबिंग करने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो लेट्स से कि ऑरेंज वाले से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना स्टार्ट हो गए ब्लू वाले के ऊपर। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से उधर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। अब बात ऐसा है कि अगर आप इसको टोटल ऐड करोगे सारे चार्जेस का, तो लेट्स से कुछ आया माइनस क्यू, तो इसका क्या आएगा प्लस क्यू, दोनों का ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा फिर से सम ऑफ चार्जेस जीरो, यानी हो गया ना कंजर्व। सो दिस इज नथिंग बट आर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन इसको कहते हैं। समझने के लिए काफ़ी सिंपल है और लिखने के लिए भी। तो एनीवेज ये हो गई हमारी कौन सी थी प्रॉपर्टी, पहली दो प्रॉपर्टी तो बहुत ईजी है। अब तीन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूँ मैं। तो पहला हमने देखा था एडिटिविटी, यानी एडिशन कैसे करते हैं, और दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये तो लॉ है यूनिवर्स का बेसिकली। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दैट प्रॉपर्टीज आर क्वांटाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। देखिए आप स्टेप्स चढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो आप स्टेप्स कैसे लेते हो, आप एक स्टेप, दो स्टेप, तीन, चार, ऐसे ही जाओगे ना, स्टेप्स 1 2 3 4। अब आप सोचो कि 1 2 3 और फिर 1 2 3 3.5। अब वहाँ पे हवा में कुछ है ही नहीं, आपको हवा में खड़ा रहना पड़ेगा। ये पॉसिबल है क्या, पॉसिबल नहीं है ये। इसका मतलब कि आप बीच में पॉइंट में कुछ नहीं ले सकते, आपको जो भी लेना पड़ेगा एक इंटीजर लेना पड़ेगा, पूरा पूरा नंबर लेना पड़ेगा, नहीं तो आप गिर जाओगे। बिकॉज यहाँ पे हम अगर 1 2 और 2.5 ले तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो बेसिक यूनिट है, यानी जो भी होगा बेसिक यूनिट के मल्टीपल में ही होगा, और वो भी इंटीजर वाइज ही होने वाला है। फॉर एग्जांपल अभी हमारे देश में लोवेस्ट टू लोवेस्ट 1 रुपये का कॉइन मिलता है, 50 पैसा बंद हो गया। तो अगर आपको 1 2 3 4 कुछ पैसे दे रहे हो आप, तो 1 कॉइन में ही गिनोगे आप, यानी हमारा बेसिक यूनिट क्या हो गया 1। अब ये 1.25 पॉसिबल नहीं है, 1.5 पॉसिबल नहीं है, -1.75 पॉसिबल नहीं है। सो सिमिलरली यहाँ पे 2.5 भी नहीं आ सकता, जो भी आएगा हमेशा इंटीजर आएगा। तो आपका टोटल चार्ज नो मैटर व्हाट, हमेशा टोटल चार्ज क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ योर एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल ई। ई यानी कि उसको नोटेशन है एलिमेंट्री पार्टिकल का ई, और उसका जो होता है चार्ज इररिस्पेक्टिव ऑफ माइनस हो या प्लस हो, इट्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऑलराइट, तो जो भी होगा, जितने भी चार्ज होते हैं उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे। तो ये आपको समझ गया होगा क्वांटाइजेशन। पर इसमें एक ट्विस्ट है, थोड़ा ट्विस्ट ऐसा है कि वो आपको नेक्स्ट वाली स्लाइड में समझ में आएगा। बात ऐसा है कि आप एक चार्ज गिन रहे हो, ठीक है, तो आप वो 10 चार्ज गिन लो, 100 गिन लो, तो आप काउंट कर सकते हो। तो ये प्रिंसिपल लगाया जा सकता है क्वांटाइजेशन का। ऑलराइट, लेकिन अगर आप 1 कूलम चार्ज जमा करने जाओगे, लेट्स से कि हमारा चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन पे है और इलेक्ट्रॉन एक टेनिस बॉल जितना है, तो आपको कम से कम महाराष्ट्र स्टेट जितनी बड़ी बकेट लगेगी 1 कूलम चार्ज जमा करने के लिए। कैन यू बिलीव इट, मैं पुणे भी नहीं बोल रहा हूँ, इनफैक्ट एंटायर स्टेट विल बी कवर्ड सिर्फ 1 कूलम जमा करने के लिए, प्रोवाइडेड कि इलेक्ट्रॉन टेनिस बॉल जितना हो जाए। तो आप देख पा रहे हैं कि ई का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, जो कि बहुत कम है, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। लेकिन 1 कूलम यानी 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, जो कि ह्यूज अमाउंट है, बहुत ज़्यादा है। ऑलराइट, इसलिए हमारे लिए प्रेफर्ड क्या होता है कि हम पूरा कूलम न यूज़ करें, हम कभी माइक्रो कूलम यूज़ कर सकते हैं। माइक्रो कूलम यानी क्या होगा, 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। ओके, उसके बाद फिर कभी कभी मिली कूलम यूज़ करना है तो वो भी कर सकते हो, जो कि होता है 1 इंटू 10⁻³ कूलम। इस तरीके से मिली, माइक्रो, ये आपको ज़्यादा दिखेगा। फैराड का भी ऐसा ही है, फैराड फिर कभी देखेंगे। पर अगर आपको ये समझ गया होगा तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, कन्वर्जन काम में आता है। इसलिए हम एक नहीं गिनते, हम क्या करते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जाते हैं। तो हमारे पास 2 अप्रोच हो गए। 2 अप्रोच कौन से हैं, एक तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच होता है, माइक्रोस्कोपिक मतलब एकदम एक गिन रहा है तो माइक्रोस्कोपिक, और दूसरा होता है एकदम मोटा मोटी बात करें तो उसको कहते हैं मैक्रोस्कोपिक।
माइक्रो और मैक्रो। इसको मैं थोड़ा एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, ठीक है। देखो क्या करते हैं कि एक लाइन ले लेते हैं, ऑलराइट। एक लाइन देखो, लाइन अगर आपको अभी ये छोटी सी लाइन दिख रही है, करेक्ट, तो दूर से देखने पे ये कंटिन्यूअस दिख रही है ना, कंटिन्यूअस है, यानी आप जो देख रहे हो ना वो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच है, बाहर से देख रहे हो। तो आपको यहाँ पे 1 2 3 4 काउंट करने में क्या मीनिंग है बताओ मुझे। इसको तो कोई मीनिंग ही नहीं है, क्वांटाइजेशन का कुछ मीनिंग ही नहीं लग रहा है, क्योंकि आप यहाँ पे इंटीजर गिन ही नहीं पा रहे हो। वही अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो आपको दिखेगा, जूम करने पे दिख रहे क्या अभी अलग 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 अलग। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाने के बाद आप काउंट कर सकते हो कितने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन अगर मैं इसको बहुत मैक्रोस्कोपिक अप्रोच से देखता हूँ तो इसको कोई मीनिंग ही नहीं बचता। इसलिए जब हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच यानी मोटा मोटी चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं उस टाइम पे ये क्वांटाइजेशन को कोई मीनिंग नहीं होता। बट रिमेंबर, चार्ज जो है एलिमेंट्री जो चार्ज होता है सबसे छोटा वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इससे कम नहीं होता और यहीं से शुरुआत होती है, जो भी होगा इसके मल्टीपल में ही होगा, ऑलराइट। तो ये है तुम्हारा क्वांटाइजेशन जो माइक्रोस्कोपिक पे काम करेगा, मैक्रोस्कोपिक पे नहीं करेगा। हैविंग सेड दैट, एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं। जैसा कि मैंने बोला था कि हमारे इसमें क्या है, थोड़ा सीरियसली चलना पड़ेगा, न्यूमेरिकल्स भी रहने वाले हैं। तो लेट्स गो फॉर अ न्यूमेरिकल, ठीक है। कौन सा न्यूमेरिकल है देखते हैं। अब आप पढ़ पा रहे हो कि नहीं, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। प्लीज ट्राई टू रीड इट इफ पॉसिबल। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। अब पहली बात, कप ऑफ वाटर कुछ भी नहीं दिया है। सपोज कप मतलब कुछ भी हो सकता है, चाय का कप भी हो सकता है, पर मैं पेपर कप ले लेता हूँ, पेपर कप। अब जो स्टैंडर्ड पेपर कप होता है ना, अभी क्या है गर्मियों के दिनों में आप शरबत पीते हो या फिर गन्ने का जूस होता है, ये सब कुछ, तो अराउंड उसका जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो 250 ml होता है। और 250 या फिर यहाँ पे मास चाहिए हमको, सो आई कैन से अराउंड 250 ग्राम का मैं एक एज्यूम कर लेता हूँ, ओके। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर, ऑलराइट। इसमें अगर पानी है तो उसके अंदर कितना चार्ज होगा, ये क्वेश्चन है। इतना समझ गया आपको। अब ये तो मुझे एज्यूम किया मैंने, आपको जो चाहिए आप एज्यूम कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो पहला स्टेप जो रहेगा वो हमारा पहला स्टेप होगा कि हमें कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। तो हमारा है एजम्पशन कि अराउंड 250 ग्राम का मेरा क्या है, कप है। तो इसका मतलब इसमें पानी कितना है, 250 ग्राम है, बराबर। अब हमें पता करना है कि 250 ग्राम पानी में कितने पॉजिटिव और कितने नेगेटिव चार्जेस होते हैं। अब कैसे पता करेंगे, देखो। तो हमारा जो सेकंड स्टेप रहेगा वो रहेगा कि एक कप पानी में कितने मोल पानी बैठता है। अब ये मोल देखने के बाद काफ़ी लोग को टेंशन आया होगा, बट डोंट वरी, लेट मी एक्सप्लेन। आपने ये देखा होगा कि अब मार्केट में जाते हैं तो लेट्स से यू वांट टू बाय समथिंग, ग्रेप्स। तो आप जब ग्रेप्स खरीदते हो तो वो वज़न करके देते हैं आपको, 1 किलो 2 किलो लाइक दिस, लाइक आधा किलो भी ले सकते हो, वहाँ चलता है। लेकिन अगर आप बनानास ले रहे हो, वो छोटे छोटे नहीं, जो दूसरे होते हैं रेगुलर, तो उस केस में दे काउंट इट इन अ डजन, यानी कि एक डजन जो होता है उसमें कितने होते हैं, 12 नंबर ऑफ चीज़ें होती है, कुछ भी हो सकता है, 1 डजन ऑफ मैंगो, 1 डजन ऑफ बनानास, एनीथिंग, तो 12 होते हैं। उसी तरीके से हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री में मोल होता है, सिर्फ वो डजन नहीं, यहाँ पे हम इसको बोल देंगे मोल। और ये 12 वगैरह तो बहुत छोटी चीज़ हो गई ना, करेक्ट। तो हमारे यहाँ पे एक मोल में होता है 6.023 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ थिंग्स। यानी मैं अगर 1 मोल ऑफ कोई भी चीज़ लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ स्टाइलस, तो मेरे को ये एक नहीं दो नहीं इतने सारे लेके आना पड़ेगा, तब कहीं जाके मैं बोल सकता हूँ ये तो सिर्फ 1 मोल है। तो 1 मोल जो है वो होता है 6.023 इंटू 10⁻23। इसी को हम एवोगाड्रोस नंबर भी कहते हैं, ऑलराइट। तो मोल समझ में आया क्या है। अब हमें पता ये करना है कि 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितना मोल होता है। तो हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि अगर 1 मोल ऑफ H2O है तो वो कितने ग्राम का होता है। तो मोलर मास का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। वाटर जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, बराबर,
ऑलराइट। तो मोलर मास का मतलब ये होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल मैं हाइड्रोजन की बात करूं, मैं अगर हाइड्रोजन का 1 मोल लेता हूं, मतलब कितने मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, कितना लेना पड़ेगा, एवोगाड्रो नंबर जितना जो होता है 6.023 इंटू 10⁻23। अब मैंने इतने हाइड्रोजन जमा किए, बहुत छोटे छोटे होते हैं ना हाइड्रोजन, इतने हाइड्रोजन लेके अगर मैं उसको वे करता हूँ, यानी अगर मैं तराजू में डाल के उसका वेट करता हूँ, तो मुझे ऐसा पता चलता है कि वो बराबर कितना है 1 ग्राम, यानी उसके एटॉमिक नंबर के हिसाब से। और इसका भी होगा 1 ग्राम ओनली, दोनों भी हाइड्रोजन ही है ना। और ऑक्सीजन जो होता है उसका पता चलता है कि अगर आप 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जमा करोगे तो उसका वेट आता है 16 ग्राम। यानी अगर मैं पूरा वाटर मॉलिक्यूल का अगर निकालना चाहूँ कंप्लीट पूरे वाटर मॉलिक्यूल का, तो 2 हाइड्रोजन है यानी 1 + 1 2, और ऑक्सीजन 1 है यानी 16 + 2। इसका मतलब कि 1 मोल पानी जो होता है वो 18 ग्राम का होता है, या फिर उल्टा बोलूँ तो आप करके देखो, 18 ग्राम अगर आप वाटर लेते हो और उसके पार्टिकल गिनो फिर आप, तो आपको पता चलेगा कि बराबर 1 मोल में जितना होता है उतने ही पार्टिकल है, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 इतना है। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो गया 1 ग्राम, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो गया 16 ग्राम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो गया 1 ग्राम अगेन, 1 मोल ऑफ H2O इसलिए हो गया 18, इनको ऐड करने के बाद 18 आता है। सो दैट्स वाई वी हैव दिस नंबर। अब सवाल ये है, अब आप सोचो कि अगर मैंने सपोज 180 ग्राम का ही लिया होता, कब, तो 180 ग्राम का लिया होता, तो देखो 1 मोल में 18 ग्राम में 1 मोल, 1 मोल में 18 ग्राम, ठीक है। तो 180 ग्राम में कितना मोल बैठेगा बताओ, कितना हो सकता है? 2 मोल हुआ तो 36 हो गया, और आप मल्टीप्लाई करते जाओ उसको, अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा 180 ग्राम। इसका मतलब ये कप में 180 ग्राम कप में कितना है 10 मोल्स है। कैसे किया आपने, 180 ग्राम को क्या किया डिवाइडेड बाय 18, तब के जाके आपको मिलेगा ना मोल। लेकिन हमारा 180 ग्राम थोड़ी है, हमारा 180 ग्राम नहीं है, हमारा कितना है 250 ग्राम। ओके, तो हमारा क्या चल रहा है अभी, कैलकुलेशन मोल का ही चल रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सिंपल करता हूं, 1 मोल में अगर 18 ग्राम है तो कितने मोल में 250 ग्राम होगा, या फिर उल्टा पूछूं तो 250 ग्राम में कितना मोल होगा। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 1 मोल इंटू 250 ग्राम इक्वल टू x मोल इंटू 18 ग्राम, यानी कितना मोल हुआ। फिर x अगर पता करना है तो इसको नीचे लेके चले जाओ, इसके 1 तो लिखने की ज़रूरत नहीं, 250 के नीचे आएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, यानी कि 250/18 इतना मोल है। इतना मोल होता है कितना, वो अपना 250 ग्राम का जो है ना कप, उसमें कितना मोल है 250/18। इसको कैलकुलेट मत करो, रहने दो ऐसे, क्योंकि अभी तक हमारा कैलकुलेशन हुआ नहीं है। अब मेरे पास क्या है, कितना मोल है मेरे पास, अब एकदम इजी है, 250/18, 250/18 मोल है, इतना मोल है मेरे पास। 1 मोल में कितने पार्टिकल बैठते हैं, 1 मोल में, 1 मोल में होता है 6.023 इंटू 10⁻23। तो इतने मोल में मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल जाएगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 250 ग्राम। 250 ग्राम पानी में आपके पास कितने पार्टिकल है, कैसे पता चलेगा, सिंपल है ना, 250/18 मोल था, 1 मोल में इतना, तो इतने मोल में कितना होगा मल्टीप्लाई कर दो, बराबर। तो ये हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके, H2O के। लेकिन हमें तो चार्जेस पूछा है, तो हमारा अगला काम क्या होगा, फिर से वाटर मॉलिक्यूल को ले लो। अब इसमें पता करो कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यानी पॉजिटिव और निगेटिव कितना है। तो देखो हाइड्रोजन पे क्या होता है, 1 प्रोटॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो हाइड्रोजन पे 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, तो इसके पास है 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कि इनके पास प्रोटॉन जो है वाटर मॉलिक्यूल के पास वो होगा 1 + 8 + 1, यानी कि कितना हो गया प्रोटॉन 10, और इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं इनके पास 1 + 8 + 1, इलेक्ट्रॉन भी हो गए 10। अब उसने पूछा है कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव है, तो कुछ नहीं, आप एक तो पॉजिटिव ले लो या तो नेगेटिव ले लो, दोनों भी तो इक्वली आना है, ठीक है। फिर तो मुझे अगर पता करना है
कि नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल तो पता चल गया, अब मुझे नंबर ऑफ चार्जेस पता करना है कितने में, इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। अब मुझे पता है कि कितना मोल था भाई, 250/18 मोल था। हर मोल में कितने पार्टिकल, 6.023 इंटू 10⁻23। और हर पार्टिकल के पास कितने प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, दोनों मत ले लेना, नहीं तो नल हो जाएगा। एक कुछ लो, चाहे प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन हो, 10 है तो इससे हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें ये क्या मिला, नंबर ऑफ चार्जेस इन 250 ग्राम। लेकिन उसने हमको पूछा है कि उसके ऊपर चार्ज कितना होगा। चार्ज, नंबर ऑफ चार्जेस तो इतने हैं, पर हर चार्ज के पास कितना होता है, थोड़ा याद करो। तो हर चार्ज के पास, तो अब हमें ये नंबर ऑफ चार्जेस थे, अब मुझे चार्ज पता करना है। चार्ज इन 250 ग्राम ऑफ वाटर इन कूलम्स, कूलम में पता करेंगे ना। तो कितने मोल है अपने पास, 250/18 मोल। कितने पार्टिकल होते हैं हर मोल में, 6.023 इंटू 10⁻23। ओके, अब हर पानी के पास कितने चार्जेस है, प्रोटॉन बोलो या फिर इलेक्ट्रॉन, 10। और हर प्रोटॉन या फिर हर इलेक्ट्रॉन के पास एलिमेंट्री यानी कि सबसे छोटा अगर आप निकालते हो बाहर, तो उसके ऊपर कितना चार्ज था, याद करो। तो आपको पता चलेगा कि ये था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज था। हमें कूलम में ही ढूंढना है ना। तो अगर आप इन सब को कैलकुलेट करते हो, कैलकुलेशन करके देखो लगे तो, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आप डाल के देखो कैलकुलेटर में, आपको दिखेगा कि इट हैज़ कमिंग आउट टू बी 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम ओनली। ये कितना कूलम पे पता है, मैं पहले बोल चुका हूँ, कूलम इतना बड़ा यूनिट है, यू वोंट बी एबल टू इमेजिन ऑल्सो। ये 10⁻7 मतलब करोड़ों में जा रहा है। अगर आप इसको ठीक से देखो तो 1.34 करोड़ इतना है, ये इतना कूलम। मैं आपको बताता हूँ, जो आपने स्टार्टिंग में जो देखा था ना, जो बिजली गिर रही थी, उसमें कितना होता है ऑन एन एवरेज, पता है आपको कुछ? ऑन एन एवरेज उसमें 15 कूलम से ज़्यादा नहीं होता। एक्चुअली बिजली दो तरीके की होती है, बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज वाला फटाफट आ जाता है, तो 15 कूलम तक के उसमें ऑन एन एवरेज हो सकता है, एवरेज बोल रहा हूँ मैं। वही अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज वाली अगर बिजली होगी, तो उस पर 300 से 350 कूलम तक के भी चार्ज हो सकता है। फिर भी ये इसके पास नहीं है। यानी यहाँ पे इतनी भयंकर बिजली कड़क रही है, जहाँ पे मैंने बोला था कि यहाँ पे टेम्परेचर सन के टेम्परेचर से 5 टाइम्स ज़्यादा होता है, ये डिस्ट्रक्शन कर देते हैं, उससे लाखों गुना ज़्यादा चार्ज तो आप आपके 1 कप पानी में लेके बैठे हैं। पर देखिए कुदरत का करिश्मा, यानी नेचर जो है, इसका ब्यूटी देखिए आप, इसने अपने को ज़िंदा रखा है, पूरे प्लैनेट को सेफ रखा है। क्यों पता है? क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। अगर 1% भी गड़बड़ हो गई तो हमारा पूरा प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। तो कहने का मतलब कि इतना चार्ज होगा आपके किसमें, 1 कप पानी में। अगर वो 250 ग्राम ऑफ वाटर लेता हूँ, यानी कि आधा लीटर बिस्लेरी की बॉटल होती है ना, उससे भी आधा, उतने इसमें। ये है तुम्हारा आंसर किस प्रॉब्लम का, इस वाले प्रॉब्लम का, जहां पे आप आंसर भी देख सकते हो अभी। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर। 250 ग्राम का एज्यूम करके चलते हैं, तो क्या हुआ फिर, कितना होगा फिर टोटल, 250/18 इतना मोल था। हर मोल कितना होता है, 1 मोल में पार्टिकल 6.023 इंटू 10⁻23। प्रोटॉन हो या इलेक्ट्रॉन 10-10 होते हैं, इसलिए इंटू 10। और हर किसी पे चार्ज होगा इतना। आंसर आ रहा है 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। सो दिस इज इट। ये है न्यूमेरिकल। होपफुली आपको समझा होगा। कमेंट सेक्शन में आप चाहे तो आपको जैसा लगता है लेक्चर कैसा जा रहा है, कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं, वो आप फ्रीली बता सकते हो, क्योंकि ये हमारा एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट है कि हम आप तक बेस्ट चीज़ें पहुँचाए। एनीवेज, अपना वो तो बात अधूरा ही रह गया यार, न्यूमेरिकल तो हो गया। अब मेरा काम है, हाँ, तो भाई इतनी खतरनाक स्टोरी थी इन सब चीज़ों की। तो उसका नाम था मेरी, जिसने ये नावल लिखा था फ्रैंकेस्टाइन, जो हमारा डिस्कशन चल रहा था, वहाँ से हम न्यूमेरिकल तक आ गए। तो अगले लेक्चर में क्या लेके आए, इसी पैटर्न में हम चलेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक ऐसा बंदा जिसकी वजह से
आप बोल लीजिए कि उसके नेचर की वजह से हमारा फिजिक्स या फिर हमारा जो साइंस है आज 100 साल पीछे है। यानी अगर वो ओपनली सबके सामने आ जाता और सबको बता देता कि मैंने ये डिस्कवरी की है, तो आज हम जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं ये शायद 100 ईयर्स एडवांस होता। तो यही हम देखेंगे अगले एपिसोड में, एक डायरी की कहानी और कैसे इस चीज़ की वजह से हम ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। एनीवेज, नेक्स्ट लेक्चर में विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस स्लाइड, यहीं से हम आगे बढ़ेंगे और मैं कुछ सीक्रेट्स रिवील करने वाला हूँ फिजिक्स के, और भी ज़बरदस्त सीक्रेट्स है। एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और कमेंट करना ना भूले, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपको जो करना है करें, हमें तो आपसे फीडबैक चाहिए, इतना याद रखें। थैंक यू सो मच, थैंक्स, बाय।